विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पार्टी संघ और हिंदू महासभा के जो मालिक थे, जो इन गुलामों के मालिक थे, वो लोग ले रहे थे ना। आज मानक भाई सबसे बढ़िया बात आपने क्या करी मालूम है? आज भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, एकदम क्लियर ये कर दिया कि हम अपने मालिकों की कोई भी आलोचना नहीं स्वीकार कर सकते। कांग्रेस को और बाकी सब लोगों को जिम्मेवार ठहरा करके अंग्रेजों को इन्होंने बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया। आप ही ने कहा अभी थोड़ी देर उद्बोधन में, अंग्रेजों को बाइज्जत बर दिया। यही तो हम भी कहते हैं हमेशा कि ये अंग्रेजों के गुलाम लोग हैं, और अंग्रेजों के जितने गुलाम लोग हैं वो अपने मालिक के बारे में कैसे भौंकेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। भौंकना गलत हो गया, सॉरी। कैसे बोलेंगे? ठीक है ना, नहीं बोलेंगे ये लोग। आज अब आप देखिए, स्थिति को देखिए। हिंदुस्तान में जिन्ना जो है सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, संघ के और हिंदू महासभा के। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, गुजरात में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आंदोलन किया और पोस्टर्स लगाए, तो सबसे बड़े नेता के रूप में जिन्ना को, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े 10 नेता थे गुजरात के, जिसमें पहले नंबर पे इन्होंने जिन्ना को रखा था। वो तस्वीरें आपको भी याद होंगी, अगर नहीं याद होंगी तो मैं आपको भेज दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, माउंटबेटन। तो माउंटबेटन और जिन्ना, ये दोनों ही अंग्रेजों के जो दोनों ही भाजपाइयों के मालिक, अब ले देकर के दोनों ही कांग्रेस को गालियां देते। तो हम तो ऐतिहासिक सच के बारे में एक बात कहते हैं मानक भाई, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जितना हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोलेंगे, हम उतना ही उनके नेताओं के बारे में सच बोलेंगे। और बिल्कुल इतिहास को पूरी तरीके से दिखाया जाना चाहिए। अब इतिहास के सच बिल्कुल वापस आ जाने चाहिए, सबके सामने आने चाहिए। और यह भी सच सामने आना चाहिए कि NWF प्रोविंस में पाकिस्तान का बंटवारे का, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे का जो पास हुआ था 1942 में, वो हिंदू महासभा और जो है मुस्लिम लीग, दोनों की सरकार थी, दोनों मालिक थे। तो बिल्कुल इनके जिम्मेवारी आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? 1938 में हिंदू महासभा ने डॉक्टर मुंजे के नेतृत्व में एक प्रस्ताव पारित किया था कि भाई भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होना चाहिए, हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। 1940 में मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में यह किया था। आप देखिए, लगातार देखिए चीजों को। 1938 में हिंदू महासभा कर रही है, 1940 में जो है अपना जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग कर रही है, और 1942 में बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब राकेश सिन्हा जी बैठे, चूंकि पढ़े लिखे आदमी, ये कहेंगे नहीं मुस्लिम लीग के नहीं थे, फजलुल हक के थे। हाँ। सब एक ही जैसे थे, ठीक है ना। तो सारी के सारे प्रोविंस में सरकार बनावे आप, मुस्लिम लीग के साथ जावे आप, जिन्ना को सबसे बड़ा राष्ट्र नायक गुजरात में संघ बतावे आप, और क्या नाम, विभाजन के जिम्मेवार हम। हाँ, एक चीज जरूर बिल्कुल सही है, ये मैं मानता हूं। 14 अगस्त को जो विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं ना मानक भाई, ये लोग बहुत अच्छा जब से बनाते हैं, जब नरेंद्र मोदी जी बिरयानी खा के आए थे नवाज शरीफ के यहां से, उन्होंने कहा क्या किया जाए भाई, जिन्ना को तो हमें प्रेस करना है। 14 तारीख को आएंगे, जिन्ना को प्रेस करने के लिए एक चीज दोनों लोग करते हैं, कांग्रेस को गाली पाकिस्तान भी उस दिन देता है, पाकिस्तान के सारे नेता कांग्रेस को गाली देते हैं अपने आजादी के दिवस पर, और हिंदुस्तान के सारे भाजपाई कांग्रेस को गाली देते हैं 14 तारीख को। आप इस चीज को देखिए, किसी के घर में बच्चा पैदा हो रहा है, 15 तारीख को हमारे देश का नवनिर्माण हुआ, जन्म हुआ, हमें सोहर गाना चाहिए। हम एक दिन पहले प्रसव पीड़ा दिवस मनाते हैं, प्रसव पीड़ा दिवस मनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं विभाजन के दोषी कौन कौन है। डॉक्टर मुंजे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, सावरकर हैं, जिन्ना है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने तो वो विभाजन स्वीकार किया, अंग्रेजों ने दबाव डाला, भाई आजादी करनी थी, हमने तो वो विभाजन स्वीकार किया। हम इसके दोषी हैं, इस चीज को हम मानते हैं कि बिल्कुल हम जब हम थे हम ही ने। लेकिन आप हमें एक बात बताइए ना, ये लोग कहां, किस खाल में छुप गए थे उस वक्त? कहां चले गए थे इनके सारे नेता? हेगड़ेवार, गोवलकर, सावरकर, क्या नाम, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, कहां चले गए थे? विरोध किया किसी ने? ओके, ये लोग समर्थक थे अंग्रेजों के। और ये आज अंग्रेजों को इन्हें छुट्टी देने की मौका मिल रहा है। आज अंग्रेजों के पाप को ये धोना चाहते हैं, इसलिए अंग्रेजों के क्या नाम बताए हुए गुलाम। संजू वर्मा, अब ये देखिए, सुरेंद्र राजपूत और कांग्रेस पार्टी ने तो जिम्मेदारी आप ही पर डाल दी। यानी अंग्रेज दोषी नहीं थे हमें गुलाम बनाने के, हमें बांटने के, आपने कांग्रेस और जिन्ना पर सारा दोष डाल दिया। अंग्रेजों ने बस उसे इंप्लीमेंट किया, लागू किया।
मानव जी, पहले तो ये बता दूं कि सुरेंद्र राजपूत लगभग 6-7 मिनट बोले। अब मुझे मेरा वक्त चाहिए, और मैं जब बोलूं तो मैं नहीं चाहती कि कोई बीच में, अरे भाई साहब, कोई बीच में टीका टिप्पणी करे। मानव जी, आपकी जिम्मेदारी है। अरे बहन जी, हम नहीं बोलेंगे आपसे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। चुप हो जाइए। आपने बहुत कुछ बोला, मैंने सुना, अभी आपके सुनने। अरे बहन जी, बिल्कुल चुप हैं हम, बिल्कुल चुप हैं, चिंता मत कीजिए। हाँ चलिए, हाँ बोलिए। धन्यवाद, धन्यवाद, आपकी मेहरबानी, चुप ही रहिए थोड़ा वक्त। अभी मानव जी, पहले तो मैं जो नरेंद्र मोदी का कल का प्रधानमंत्री जी का भाषण था लाल किले की प्राचीर से, मैं कहूंगी जबरदस्त भाषण था। 103 मिनट में नरेंद्र मोदी जी ने भारत की क्या उपलब्धियां हैं, विकसित भारत की ओर हम कैसे तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, समृद्ध भारत 2047 तक बन जाएगा। पर सबसे जो खूबी थी उनके भाषण की, वो ये थी कि उन्होंने पहली बार आरएसएस के 100 साल के सेलिब्रेशंस के मौके पर आरएसएस को दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ ठहराते हुए आरएसएस के योगदान का खुले दिल से समर्थन किया। दूसरी बात, उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज के बारे में बात की। उन्होंने पॉपुलेशन जिहाद या डेमोग्राफिक जिहाद के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पर आपके शो पर मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। डेमोग्राफिक जिहाद एक सच्चाई है और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तीसरी और सबसे अहम बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से वीर सावरकर के योगदान पर भी रोशनी डाली। मुझे 2 पंक्तियां कहूंगी, 10 सेकंड दीजिए। परिश्रम में जो तपा है उसने ही इतिहास रचा है, जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही समय को मोड़ा है, समय को मोड़ देने का भी यही समय है, यही समय है, समय को मोड़ देने का भी यही समय है, यही समय है। नरेंद्र मोदी जी की ये जो पंक्तियां हैं, ये सुनकर कई कांग्रेसियों के पेट में बहुत दर्द हुआ। विपक्ष ने तो खैर कल इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस को बॉयकॉट कर दिया, ये उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। पर आज मैं कुछ अहम मुद्दों पर, राकेश सिन्हा जी बैठे हैं, वो तो खैर जो कहेंगे, पर एक चीज कह दूं। पहली बात, मैंने इस पर कल एक्स पर एक पोस्ट भी डाला था, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने कहा आरएसएस की बड़ाई करने वाले मोदी जी कौन होते हैं, ये बहुत गलत हो रहा है, हमारे बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। तो कांग्रेसियों की जो याददाश्त है थोड़ी ताजा कर दूं, इनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। नरेंद्र मोदी जी की बात छोड़िए, अभी बात करते हैं इंदिरा गांधी की। 20 मई 1980 इंदिरा गांधी ने आरएसएस के उस वक्त के जो सचिव थे पंडित बाखले, उनको चिट्ठी में लिखा, वीर सावरकर्स daring defiance of British government has its own importance in the annals of our freedom movement. वीर सावरकर was a remarkable son of the nation. कहने का तात्पर्य हिंदी में यह है कि पंडित बाखले को चिट्ठी में इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर की बहुत जोरों से तारीफ करते हुए कहा कि वीर सावरकर का जो स्वतंत्रता अभियान में योगदान है उसे हम भुला नहीं सकते, और वो भारत के एक बहुत ही वीर सुपुत्र हैं, रिमार्केबल सन। ये संजू वर्मा ने नहीं कहा, जिस इंदिरा गांधी की आप बीन बजाते रहते हैं कांग्रेसियों, कहते हैं इंदिरा गांधी बनना आसान नहीं है, उसी इंदिरा गांधी ने 1980 में पंडित बाखले को वीर सावरकर का व्याख्यान करते हुए चिट्ठी लिखी थी। पहली बात। दूसरी बात, 1963 में रिपब्लिक डे परेड की सेलिब्रेशन में आरएसएस को इनविटेशन किसने दिया था कि भाई रिपब्लिक डे परेड में आप शामिल होइए, आपके बिना परेड अधूरी रह जाएगी। उस वक्त के कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, आपके पंडित नेहरू आरएसएस को इनविटेशन देते हैं, आपके पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वीर सावरकर की तारीफों के पुल बांधती हैं, और आपकी सुप्रिया श्रीनेत, जयराम रमेश और पवन खेड़ा, जिनको इतिहास की चूं तक जानकारी नहीं है, वो वीर सावरकर के बारे में अन्यथा अपशब्द बोलते हैं, और मैं तो ये कहूंगी बकवास करते हैं। मुझे ये शब्द कहने में आपत्ति हो रही है, पर यहां पर मैं भौंकूंगी नहीं, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत ने कुछ भौंकूंगा शब्द की जो इन्होंने इस्तेमाल किया, मैं उस लहजे में बात नहीं करना चाहती। ये सीरियस डिबेट है। बट लास्ट में बिना ज्यादा वक्त लिए हुए आपके दर्शकों को यह जानना बहुत जरूरी है, आने वाली पीढ़ियों को भी यह जानकारी मिलनी चाहिए। मानव जी, हमने आज तक नेहरू जी के बारे में सुना,
हमने इंदिरा गांधी ने क्या किया हमने सुना, पर क्या आपको यह पता है? मुझे नहीं लगता कि हमारी जो जेन जी है या जेन एक्स है या मिलेनियल्स भी है, उनको यह पता है कि हमारे कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको फांसी हुई। मंगल पांडे के बारे में क्या पढ़ाया गया? राजगुरु के बारे में पढ़ाया गया, सुखदेव के बारे में पढ़ाया गया, भगत सिंह के बारे में पढ़ाया गया, अशफाकुल्ला खान के बारे में पढ़ाया गया, मैडम भीकाजी कामा के बारे में पढ़ाया गया। मतलब बाकी स्वतंत्र सेनानियों के योगदान पर मिट्टी फेंक दिया कांग्रेस ने। और यह भी कहना चाहती हूं, कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद आती है कांग्रेसियों को। अरे यही सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमने जब स्मारक बनाया केवड़िया में 2018 में 597 फीट, लगभग 600 फीट का, तो क्या कहा था आपको याद है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, अरे 3000 करोड़ खर्च करके सरदार पटेल का स्मारक बनाने की आखिर मोदी सरकार को जरूरत क्या थी? आज इनको पटेल याद आ रहे हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि 1946 में, ये संजू वर्मा नहीं कह रही, के.आर. मलकानी पढ़िए, प्रोफेसर चिमनलाल पढ़िए, आप आर.सी. मजूमदार पढ़िए, बिपिन चंद्र पढ़िए, राधा कमल मुखर्जी पढ़िए, किसी भी इतिहासकार, रोमिला थापर भी पढ़िए, जो कि एंटी बीजेपी और प्रो लेफ्ट रही है। एक चीज हर किसी ने मानी है, और वो ये है कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज कितनी थी 1946 में? 14। 2 ने नेहरू का समर्थन किया, 12 ने सरदार पटेल का समर्थन किया। मतलब 86% कांग्रेस वर्किंग कमिटीज ने सरदार पटेल का समर्थन करते हुए कहा इन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। पर नेहरू जी ने क्या कहा? माई वे और दी हाईवे, प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा। हालांकि सिर्फ 2 प्रोविंशियल कमिटीज का समर्थन है मुझे। ठीक है, ओके। भारतीय जनता ऑलराइट, ओके। शक्ति यादव, पहले शक्ति यादव, उसके बाद आ रहा हूं वारिस पठान, आ रहा हूं राकेश जी, उसके बाद शक्ति यादव। शक्ति भाई, ये बिहार में चुनाव है ना, इसीलिए आपकी इंपॉर्टेंट भूमिका है। लाल किले से आरएसएस का जिक्र करना, घुसपैठियों का जिक्र करना, लगता है बिहार पर प्रधानमंत्री की नजर है।